आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं वी के पुष्करना अंकल। पुष्करना अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तारक के अभी एक सुंदर सा शब्द चल रहा था, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो गुरु जी महाराज के दरबार में ये साक्षात हमने देखा, उन्होंने ये हमें दिखाया कि जब एक ही थाली में वो 4 जनों को इकट्ठे लंगर प्रसाद कराते थे, तो कौन किस जाति से है, किस मजहब से है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर कौन सर्वेंट, वो सबको एक ही धागे में पिरोना। तो ये गुरुजी महाराज के दरबार में हम लोगों ने देखा। मेरे को रादर गुरुजी ने अपने चरण शरण में जो इस जन्म में लिया वो 2004 में लिया। तो गुरुजी के पास हम में से कोई नहीं जा सकता कि जब तक कि गुरुजी हमें अपने पास आने के लिए परमिट नहीं करते। प्रिपेयर करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम गुरुजी के पास गए ना, गुरुजी सिलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किसको कब बुलाना है वो डिसाइड करते हैं। तो हमारा नंबर जो है वो 2004 में, और प्रिपेयर गुरुजी ने मेरे को 2003 में करना शुरू कर दिया था। मेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो लॉजिकल माइंड और ये सारा थॉट प्रोसेस, नेवरदीलेस रिलीजियस तो था, मंदिर जाना और वो सारे पाठ करना, ये सब चीजें थी, शिव जी पे जल चढ़ाना। लेकिन ऐसे हमारे परिवार में कभी कोई नहीं था कि कोई गुरु नहीं थे कभी भी। ये कहे कि फिजिकल फॉर्म में किसी को हम ये मान ले कि ये रब है, तो ऐसा दूर दूर तक हमारे परिवार में नहीं था। और मेरी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। मदर तो शायद कभी कभी किसी महापुरुष के पास जाते तो मुझे कहते तो मैं उसको छोड़ के आ जाता था, आना नहीं करता था, और मैं नीचे से वापस आ जाता था। लेकिन जब गुरुजी आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे को 2003 में गुरुजी ने प्रिपेयर करना शुरू करा। इट वाज इन दिसंबर 2003 व्हेन आई केम अक्रॉस वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो वो बुक पढ़ने के बाद तो मैं डेस्परेट हो गया था कि गुरु तो होना ही चाहिए। बट जिन गुरु के बारे में पढ़ रहा था वो उन्होंने तो 50 साल पहले समाधि ले ली। तो आज की दुनिया में कहाँ से गुरु ढूंढे, कैसे ढूंढे, ये कुछ क्लैरिटी नहीं थी उस तरह। बट गुरुजी ने वो डाल दिया था कि गुरु तो होने ही चाहिए। और मैं जलवाई टावर में आया था, सेक्टर 56 गुड़गांव में इन 2003। और एक रूटीन होता था, जैसे बताया, शिव जी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना। तो इस एरिया में कोई टेम्पल नहीं था, तो ये सोचा कि चलो एक छोटी सी ट्रस्ट फॉर्म करते हैं और एक टेम्पल यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो इनिशिएट करा गया। और जब हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे थे, देन आई केम अक्रॉस विद कमांडर शर्मा अंकल। कमांडर शर्मा अंकल ने हमें गुरुजी के बारे में बताया और कहते अगर गुरुजी ब्लेस कर दें तो ये टेम्पल आपका हो जाएगा। हमारी बिल्कुल ही नई ट्रस्ट थी, कोई उसकी 5 साल की अदरवाइज उसकी एक्सपीरियंस चाहिए था। तो बट ये था कि मन में था कि ये हो जाए तो शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए एक स्थान बन जाएगा। तो कमांडर अंकल के साथ जो मेरा पहला विजिट हुआ, कॉल तो मेरा आया था 22 जुलाई के लिए। बाद में शेयर करूंगा उसका क्या वो था रेलेवेंस। लेकिन गुरुजी महाराज की जैसे मर्जी, 25 जुलाई 2004 को फर्स्ट टाइम मेरे को बड़े मंदिर लेके गए कमांडर अंकल। और रास्ते में वो सत्संग अपने शेयर कर ही जा रहे थे और मैं यस 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 अंकल हाँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर 4 महीने पहले वो मेरे साथ
मुझे लेके गए होते तो हो सकता है कि आधे रास्ते से मैं कहता कि चलो अंकल वापस चलो, क्योंकि अभी वो जो कुछ कह रहे थे तो वैसी बहुत सारी चीजें मैंने ऑटोबायोग्राफी अपनी योगी में पढ़ी थी, तो बहुत जल्दी मेरे लिए आसान हो रहा था उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेबिलिटी बना दी थी गुरु जी। एनीवे उसी दिन 25 को ही जो मदान अंकल के घर पहला सत्संग हमने अटेंड करा, मेरी आंटी ने, और इतना सुंदर इन्वायरमेंट, शब्द कीर्तन चल रहा है और ऐसे आके संगत माथा टेक रही थी जैसे सामने स्वरूप लगा हुआ था गुरु जी का, कि जैसे ईश्वर सामने बैठे हुए हैं, इतना प्यार मोहब्बत के साथ, इतना भाव के साथ शब्द कीर्तन चले, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था। और उसके बाद सत्संग शेयरिंग शुरू हुई। तब तक हमें सत्संग शेयरिंग का मतलब नहीं पता। सत्संग का ये मतलब था कि हाँ कहीं भजन कीर्तन चल रहा है तो वो सुनने जा रहे हैं। लेकिन जब एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू करे तो उसमें कैंसर वाले भी थे, उसमें किसी की फैमिली लाइफ कैसे डिस्टर्ब थी, बच्चों की शादी, बहुत सारे सत्संग सुनने को मिले उस दिन। तो अगेन वो गुरुजी थोड़ा सा घुमाते भी हैं। शर्मा जी वाले सत्संग तो सुन के सारे मैंने फटाफट ओके कर दिया, यहाँ वालों को भी ओके कर दिया, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसी समय मन में एक सवाल पैदा हुआ जो गुरुजी ने हल होगा। मैंने कहा ये तो ठीक है कि गुरुजी ने इसको ये ठीक कर दिया, इसका ये कर दिया, इसको सुनाने की क्या जरूरत है। तो टू दैट एक्सटेंट के वो ह्यूमन माइंड है, इतनी इतनी लो भी गिर जाता है। तो ऐसे भी दिमाग में आया कि ये कहीं गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो एक्शन में नहीं है, ऐसे ही दो चार को पकड़ के खड़ा कर देते होंगे और अपनी अपनी स्टोरी सुनाते रहते होंगे और फिर नई संगत जुड़ती रहती होगी। तो इस तरह का विचार मन में आया, क्योंकि कमांडर अंकल के साथ मैंने शेयर नहीं करा। एनीवे वापस आ गए हम लोग। उसके बाद गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में 29 जुलाई को हम लोग गए, जिसमें कि ट्रस्ट के हमारे मेंबर्स थे उस मंदिर बनाने के लिए जो हम सोच रहे थे सेक्टर 56 में। तो गए तो वो इन्वायरमेंट तो बहुत ही सुंदर, उसको आज भी मेरे को सारा का सारा वो याद है कि जब हम एम्पायर स्टेट में अंदर दाखिल हुए, 8-10 लोग थे हम, और गुरुजी महाराज साइड टेबल पे बैठे हुए थे और जितने प्यार के साथ उन्होंने देखा, और वो कुछ इस तरह वाली फील आ रही थी जैसे कि कई जन्मों का पिछड़ा हुआ जो है ना वो संबंध है, जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और ऐसे ही आंखों ही आंखों से इशारा करके जैसे कह रहे हो कि आ गया। बात कुछ नहीं करी, हम गए, बैठे, प्रणाम करा, मन को बहुत शांति मिली। शब्द कीर्तन चल रहे थे, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट, इतना पीसफुल के जब चाय प्रसाद देने के लिए अंकल आते थे, गलती से भी अगर 2 गिलास आपस में टच कर जाते थे तो उसकी भी आवाज आती, अदरवाइज शब्द कीर्तन। तो ऐसे थे जैसे एक क्लास लगी हो, प्रैक्टिकल वर्कशॉप हो कुर्बानी की, गुरुजी महाराज बैठे हुए एज ए प्रिंसिपल, तो बैठ के सुना रहे हैं उसको प्रेम से। तो ये सब हुआ। उसके बाद 4 लोगों का लंगर हुआ एक साथ, एंड सब्सिक्वेंटली फिर गुरुजी महाराज के पास जाके प्रार्थना करी, गुरुजी इस काम के लिए आए थे। देन ही सेड ब्लेस्ड। और कमांडर शर्मा तो बाहर आके इस कदर खुश थे, इस कदर हैप्पी थे कि जैसे वो उस मंदिर की जमीन भी अलॉट हो गई और वो बन भी गया। हमें अभी उस समय उतना नहीं पता था। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, हम लोग घर आ गए। तो घर आके अपनी आंटी से वापस बात करी कि ऐसे ऐसे, सत्संग में तो गई थी लेकिन वो एम्पायर स्टेट नहीं गई थी। एम्पायर स्टेट हम लोग वो ट्रस्टीज के साथ गए थे। उस समय घर आके बातचीत करी आंटी से, बोला कि आप चलोगे, बहुत ही बढ़िया जगह है। शी सेड व्हाई नॉट, एक बार जाने में क्या बुराई है। तो 1 अगस्त को 2004 को मेरी आंटी और बिटिया, गुरुजी के यहाँ सब अंकल आंटी कहते हैं, तो माय वाइफ, माय आंटी एंड माय डॉटर, शी इज आल्सो छोटी आंटी, शी इज आल्सो आंटी।
तो ये लोग गए, हम तीनों गए दोबारा, और इनको भी इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि माई वाइफ टोल्ड कि ऐसी जगह तो मैं पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी। कि गुड़गांव आए हम इतने दिन हो गए, अराउंड 1991 से आ गए थे, आई एम फ्रॉम पंजाब। तो कहती मुझे कभी अपना लगा ही नहीं गुड़गांव, लेकिन इस जगह पे जाने के बाद मुझे अपना सा कुछ लगना शुरू हुआ कि हमारे लिए एक मिनी पंजाब मिल गया था, आउट ऑफ पंजाब। शब्द कीर्तन, प्यार, संगत, और गुरु जी को बहुत प्यार से माथा टेका, और जिसको कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो जब हम जाते हैं तो गुरु जी महाराज तो स्कैन कर लेते हैं हमारा अगला पिछला, जानी जान है वही, हमारी डेस्टिनी लिखते भी वही है, रीराइट भी वही करते हैं। तो जब गए थे तो हम कोई अपनी और प्रॉब्लम लेके नहीं गए थे, लेकिन मेरी आंटी की एक प्रॉब्लम चल रही थी कई साल से, सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स। और 2003 में जाने से पहले अगस्त में उनकी सर्जरी हो गई थी, टेस्टेक्टमी हो गई थी। इट वॉज ए गायनी प्रॉब्लम, एंड्रोमेट्रियोसिस। तो जब गुरुजी महाराज के पास हमारा मेरा सेकंड था और इनकी फर्स्ट विजिट थी, तो ये हमें बाद में पता लगा कि कई बार तो 6-6 महीने, साल भी गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलता था। तो गुरुजी की विशेष कृपा रही होगी आंटी पे के हमें A4 साइज का एक स्वरूप वहां से मंदिर से मिला। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक ये हमारे लिए परमात्मा नहीं थे। तो हर घर में एक मंदिर होता है, हमारे घर में भी एक मंदिर था, तो ला के मंदिर के अंदर भी नहीं रखी, मंदिर के ऊपर एक अनफ्रेम जो है गुरुजी का स्वरूप हमने रख दिया। तो वहां जाने के 2-3 दिन बाद आंटी के इतनी सीवियर पेन शुरू हुई, रात को इतनी ज्यादा सीवियर पेन शुरू हुई कि मतलब लिटरली ये कह रही थी कि या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे वाली सिचुएशन थी। और साथ में ये भी कहा कि आप तो कह रहे थे कि गुरुजी का स्वरूप घर आ जाता है तो कल्याण हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एनीवे, वी रश टू द डॉक्टर्स इन द मॉर्निंग। उन्हीं डॉक्टर साहब के पास गए जिन्होंने इनकी वो करी थी सर्जरी लास्ट ईयर, उनके रेफरेंस से करी थी। और उन्होंने सारी फाइल देखने के बाद बोला था सब ठीक है। और जब इस समय लेके गए तो फाइल पढ़ने के बाद कहते ये एक ओवरी की, मेरे को डाउटफुल लग रहा है राइटिंग क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी टेस्ट कराने आप वापस कराएं और मेरे को ये बताएं प्रॉब्लम है क्या। और मजे की बात है, वहां जाने से पहले, गुरुजी के पास जाने से पहले 1 हफ्ता पहले हम अल्ट्रासाउंड करवा के गए थे और हमें डायग्नोज ही नहीं हो रही थी प्रॉब्लम है क्या। ऑन ऑफ पेन आती जाती रहती थी, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है। और हम पैथीज चेंज करते रहते, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, एंड देन बैक टू होम्योपैथी और एलोपैथी। डॉक्टर साहब के पास गए तो मैंने कहा जी एक जो भी टेस्ट कराने हैं अपने सामने कराएं। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट करके फोन से एक एक टेस्ट कराए जा रहे थे। 5-6-7-8 टेस्ट कराने के बाद देन वी केम टू नो कि जो अंदर के जो है ओवरी, हम सोच रहे थे कि निकाल दिए दोनों, एक ओवरी का पार्शियल पोर्शन अंदर था और उसके आसपास जिस प्रॉब्लम के लिए हमने ये सर्जरी करी थी एंड्रोमेट्रियोसिस, वो खत्म नहीं हुआ था। उसके आसपास एक एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से एक बहुत बड़ा मास बना हुआ था। किडनी डबल साइज की थी, सोलन हो गए, और काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो उसको देखने के बाद कहते हैं कि इसकी तो एक सर्जरी और चाहिए इमीडिएट। चलिए हम वापस आ गए एंड वी वर लाइंड अप फॉर अनदर सर्जरी। डॉक्टर साहब की बेटी जो है अपोलो की सब्सिडरी थी, उस समय नई नई खोली जीके में, क्रेडल, तो उन्होंने वहां रेफर कर दिया। जब हम रात को निकल रहे थे तो एम्पायर स्टेट के आगे से निकल रहे थे और उस समय तक हमें प्रोटोकॉल्स भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं थे कि गुरुजी के पास कितने बजे जाते हैं और कैसे कैसे है, और उसके बाद कहीं जाते इतने बजे या उनकी आज्ञा के बगैर इस तरह से हम 11 बजे नहीं जा सकते। लेकिन रास्ते में हम लोग रुके, सोचा 5 मिनट के लिए मत्था टेकेंगे और गए अंदर। हम लोग माथा टेक कर बैठे, अर्ली 2 या 3 मिनट ही हुए होंगे तो गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करा। तो मैं तब तक मुझे पता लग गया था कि गुरुजी बहुत कम बात करते हैं। तो मैंने सोचा किसी पुरानी संगत को बुला रहे हूँ। 2 तीसरी बार जब बुलाया तो किसी ने मुझे कोनी मारी कि गुरुजी आपको बुला रहे।
गए, गुरुजी को बताया ऐसे ऐसे करके सर्जरी के लिए जा रहे थे, तो आपकी ब्लेसिंग चाहिए थी। सेड ब्लेस्ड। हम लोग 5 मिनट की जगह 3 मिनट में ही वहां से निकल के अब पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल। सो दिस लॉन्ग सत्संग, आई एम जस्ट समिंग इट अप। तो वहां जो 2-3 दिन ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने ये बताया कि ये हॉस्पिटल छोटा है, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी। ये काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसमें के 3-4 एक्सपर्ट साथ में रहेंगे। इसमें यूरोलॉजिस्ट अलग से रहेगा, गायनी है, प्लस और हो सकता है किडनी रिलेटेड वाला भी कोई रहे। और वहां से उन्होंने हमें मोटे तौर पे डेट दे दी। मैं वहां बोला कि वहां पे होगा, वापस आ गए। नेक्स्ट जब हमारे एक अपॉर्चुनिटी और मिली है एम्पायर स्टेट जाने की, तो जब एम्पायर स्टेट में गए तो जिसको कहते हैं जिस समय आपका लोएस्ट टाइम होता है इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मॉनिटरी हो, चाहे असेट्स वाइज हो, जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है तो इसमें एक हिडन ब्लेसिंग होती है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वो प्रोबेबली अपवर्ड की तरफ जाने की तैयारी है। तो वो समय जब बैठे एम्पायर स्टेट, और मुझे याद है एक शब्द उस समय चला था, एक को नाम पे आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा, हर हर नाम जपे मन मेरे। तो आंटी ने मुझे बताया कि मुझे पूरी संगत में से कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ गुरुजी और मैं। और जितने प्रेम के साथ उस दिन उस शब्द को सुना, तो वो एक अलग ही एक ट्यूनिंग है बिटवीन गुरुजी एंड डिसाइपल। और आंटी ने मन ही मन जो है गुरुजी के पास जाके बात नहीं करी, मन ही मन उसने मांग लिया कि गुरुजी पिछले साल भी सर्जरी हुई थी, 4-6 महीने काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज इसको जो है ना आप मेडिसिन से ठीक कर दो। एनीवे बाहर आके आंटी ने बताया, मैंने अपने हिसाब से प्रार्थना करी विदाउट एनी डिमांड्स। एनीवे अब ये तो बाद में समझ में आती है कि हमें तो मांगना भी नहीं आता। मांगा उसको देखे कि इस सर्जरी से नहीं, मेडिसिन से ठीक कर दे। इट कुड हैव बीन के गुरुजी ठीक कर दे। आए बाहर, लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बोला कि सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, यूरिनरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा। एंड उन्होंने डेट भी दे दी। वापस आ गए। नाउ महीने में गुड़गांव में सिर्फ एक सत्संग हुआ करता था, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। और 2004 अगस्त में 15 अगस्त को एक सत्संग गुरुजी का वाडिया आंटी के घर गुरुजी की आज्ञा से ये ऑर्गेनाइज हुआ। और हमारे पास भी इनविटेशन आया मंडर अंकल से। मैं जाने लगा तो आंटी ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप वहां पे लोग अलग अलग शेयरिंग करेंगे, इसका ये ठीक हो गया, इसका ये ठीक हो गया, तो मेरी किस्मत ही खराब होगी। मैंने मांगा था गुरुजी से कि मेरी सर्जरी ना हो, लेकिन एनीवे आप जाइए। तो मैं जब गया तो जब पहला सत्संग वहां पे सुना, तो ये एक ढिलो आंटी थी, 29 ईयर ओल्ड, और इनकी ऐसे एक ओवेरियन सिस्ट थे। शी वाज लाइंड अप फॉर सर्जरी, और वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके मेरे को बुखार हुआ, सर्जरी उस दिन नहीं हो पाई। जब दोबारा सर्जरी के लिए गई तो डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि कौन सी सर्जरी, आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है एंड यू डोंट रिक्वायर ए सर्जरी। जैसे गुरुजी मेरे को बोल रहे हो, मेरे को इंडिकेट कर रहे हो, मेरे को डायरेक्शन दे रहे हो। तो हम एक ऑल्टरनेट ओपिनियन के लिए होली फैमिली में वहां एक चीफ गायनी थी, उनके पास हम लोग नेक्स्ट डे गए 16 अगस्त। तो जब गए तो वहां पे भी वही स्टोरी सारी डॉक्टर ने बोली कि सर्जरी से मस्ट एंड सो फोर्थ। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा मैम आप जो 10 दिन पुरानी ये देख रहे हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड, तो कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ चेंजेस हो। शी सेड व्हाई नॉट। वी हैड अनदर अल्ट्रासाउंड ओवर देयर एंड गुरुजी महाराज की मेहर, मेडिसिन अपनी जगह चली, बट डॉक्टर्स की स्ट्रिक्ट ओपिनियन कि ये सर्जरी मस्ट है। दी
टोटल मास जो बना हुआ था वो 75% रिड्यूस हो चुका था. किडनी वॉज बैक टू द नॉर्मल साइज. एंड उन डॉक्टर ने जो बात बोली, वो जो आंटी ने गुरुजी से मांगी थी, उसने उन्हीं शब्दों में बयान करा. She said कि this can be handled with medicines. Surgery is not required. And बहुत खुश होके आ रहे थे. एंड शी सेड नहीं, वो जिन्होंने सर्जरी रिकमेंड करी उनके पास भी जाना है. डॉक्टर बख्शी थी, तो उनके पास भी गए. वो भूल गई कि उन्होंने डेट दे रखी सर्जरी की आफ्टर सीइंग ऑल दीज रिपोर्ट्स. एंड उन्होंने मेडिसिन लिख दी. नाउ ये सारा घटनाक्रम हमारे साथ विद इन 2 वीक्स, 2.5 वीक्स के अंदर अंदर हो गया. और कितनी सारी हमारे लिए ये लर्निंग्स दे गया. एक लर्निंग तो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो मेरे 25 जुलाई वाले में मैंने सोचा था कि ये खड़े होके क्यों सुना रहे हैं, और 15 अगस्त वाले में गुरुजी ने किसी और आंटी जो कि खड़े होके सुना रही थी, उसके थ्रू मुझे एक सोल्यूशन दिया. तो गुरुजी महाराज का ये कहना कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण. किस किस तरह से कल्याण है? जब भी ये सत्संग अभी मैं शेयर करता हूं, तो एक तो ये है कि हम उस सारी सिचुएशन को रीलिव करते हैं कि उस समय कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी हमारी, किस किस उसमें से हम लोग गुजर रहे थे, कितनी ज्यादा परेशानियां थी उस समय हमें, और कैसे गुरुजी महाराज ने उनसे एक ही इन्होंने प्रार्थना करी और उन्होंने एग्जैक्टली वही इनकी झोली में डाल दिया आंटी के. सो दिस इज ब्यूटीफुल. और उसके बाद तो फिर जिसको कहते हैं ना कि नो लुकिंग बैक. गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने अपने श्री चरणों में लगाया, और धीरे धीरे करके हमारी सारी एक्सटेंडेड फैमिली को लगाया, सारी फैमिली को लगाया, पेरेंट्स, ब्रदर, इन लॉज, फ्रेंड्स. आई मीन यू नेम इट. हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं था सत्संग करने के अलावा. जब गुरुजी की बात करनी तो जितनी लंबी कर लो, और अदरवाइज शायद और कोई बात होती नहीं. तो ये गुरुजी महाराज की बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग जो कि 2-3 हफ्ते में हमारे ऊपर उन्होंने कर दी. अब उस मंदिर की बात करूं तो वो अपने समय पे उसके प्लॉट एलोकेट हो गया, वो मंदिर बन गया. जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो मेरे कुछ मित्र उस पे से नाराज भी हो गए, क्योंकि मैं कम जाना शुरू कर दिया, गुरुजी के पास जाता था. तो उन्होंने बोला कि नाराज है किसी बात से. मैं कहा नहीं. मैंने कहा जो ईश्वर की कृपा से, जो ईश्वर को प्राप्त करने वाली जो मेरी रेस थी या दौड़ थी, वो पार हो गई है. वो गुरुजी के रूप में ईश्वर मुझे मिल गए. उन्होंने आमने सामने बैठ के मुझे अपने दर्शन करा दिए और मुझे बता दिया कि मैं कौन हूं. तो ये गुरुजी महाराज की असीम असीम कृपा रही, असीम कृपा. और नाउ कमिंग बैक टू जो हम बात करते हैं कि जो एक इतना सुंदर इन्वायरमेंट जो एम्पायर स्टेट में रहता था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने बताया, टोटली डिसिप्लिन. और गुरुजी बहुत कम बात करते थे, बट इतना कम उनके बात करने के बाद भी वो जैसे मैग्नेट होता है ना, इतनी ज्यादा कशिश होती थी, इतनी ज्यादा खिंचाव होता था कि वीक में एक दिन होता था हमारा डे जो हमने फ्राइडे फिक्स करा, तो वो इतनी बेकरारी से उसका इंतजार होता था. और आंटी का ये होता था कि वो मेडिसिन खानी पड़ी 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फ्राइडे मॉर्निंग तक ये होता था कि शायद आज हम नहीं जा पाएंगे. आंटी की तबीयत इतनी ज्यादा बीच में ऊंच नीच होती थी. बट जैसे ही शाम होना और मंदिर जाने का समय होना, तो ये 5:30-6 बजे तक एकदम फिट होके रेडी होके, तो ऐसे लगता ही नहीं था कि मॉर्निंग में इनकी क्या पोजीशन थी. तो गुरुजी ने लगातार शब्द कीर्तन सुना के और लंगर करा के चाय प्रसाद के साथ कंटिन्यूअस उसके साथ क्या क्या कष्ट काटे हैं, वो शायद बयान से पढ़ते हैं, उसका बयान नहीं करा जा सकता. जैसे मतलब कि कोई प्रवचन नहीं देते थे और मैग्नेट की तरह हम लोग खींचे जाते थे. गुरुजी के श्री चरणों से एक बहुत ही प्यारी एक फ्रेग्रेंस आती थी. और कुछ लोगों को तो जो ज्यादा भाग्यशाली है, तो गुरुजी के हर द्वार से एक खुशबू आती थी अलग अलग. और कुछ
डिवोटीज को वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि गुरुजी ने अपने अलग अलग द्वारों से उनको अलग अलग खुशबू जो है वो उसका एहसास करवाया। बट हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जो उनकी एक रोजेज जैसी एक फ्रेगनेंस आती थी, तो वो उनकी कृपा से वो इतनी ब्यूटीफुल होती थी कि उसका मजा एक अलग से था। और जिसको कहते हैं कि ऐसा होता था कि ये तो कई बार जब शुरू में जाते थे तो ये भी एक भ्रम सा रहता था कि ऐसे कोई बहुत ही बढ़िया वाला इम्पोर्टेड कोई ऐसा हाई फाई सेंट तो नहीं लगा रखा जिसकी ये अलग ही तरह की खुशबू है। लेकिन जहां गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते थे और अपनी प्रेजेंस दिखानी होती थी, तो ये भी हमने एक्सपीरियंस करा, मेरी बेटी ने भी, हमने भी, ऐसी जगह पे कि जहां दूर दूर तक वैसी फ्रेगनेंस नहीं आ सकती, आसपास उसके वो एनवायरमेंट ही नहीं है, शैबी इन्वायरमेंट है, आप ऐसी जगह के आसपास से गुजर रहे हो और गुरुजी ने अगर वो वाला झोंका अगर आपको दे दिया तो दे दिया, जस्ट टू शो आई एम अवेलेबल। तो जो वो भ्रम निकालते हैं हमारे मन से कि ये सैंड नहीं है, ये मेरे जो कहते हैं ना मेरे चरणों से ये एक खुशबू आती है, तो ये खुशबू जो है वो परमात्मा के चरणों से आती है। सो वी वर लकी कि इसकी हमें अपॉर्चुनिटी मिली। और जो संगत को वहां बैठे देखते थे और आंख बंद करके जिस तरह से वो मेडिटेशन में बैठे होते थे, एक मेडिटेटिव मोड होता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग से 4 से 6 महीने पहले राधा जी समय गुरु जी के पास गए तो एक ट्रांजिशन पीरियड चलता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने ऑटोबायोग्राफी अभी योगी पढ़ी थी और उसको पढ़ने के बाद उसमें एक टर्म आती है क्रिया योग, इससे मेडिटेटिव एक मुद्रा है और उसका उनका लर्निंग का एक प्रिंसिपल है या 2-4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो ऐसे मन में था कि इस क्रिया योग को तो सीखना चाहिए, और जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं आया था। और गुरुजी के पास आने के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता लगा कि जो यूएस में उनकी ब्रांच थी, और वहां पे डीएलएफ में एक ब्रांच खुली है और उसमें क्रिया योग सिखाना शुरू करा उन्होंने। एंड आई वॉज दी फ्रॉम दी फर्स्ट बैच जिसमें वो क्रिया योग मैंने 6 महीने लगा के सीखी। लेकिन मैं इसको इस तरह से समअप कर रहा हूँ कि जितना कुछ मेडिटेशन का वहां से सीखा, और जब मैं वापस आके गुरुजी महाराज के पास बैठे संगत को देखता था और उनकी आंखें बंद होती थी और किस तरह से घंटों बंद रहती थी, और उस मेडिटेशन को जो हम सीखते थे करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते थे कि 10 मिनट के बाद आंख खुल जाती है या मन नहीं लग रहा, और यहाँ ऐसे ऑटो मोड में गुरु के चरणों में बैठ के और कैसे वो अपनी सानिध्य में कैसे मेडिटेशन करना सिखाते थे, तो दैट वाज अमेजिंग। कभी कभी किसी संगत से मैं पूछ भी लेता था, अंकल आपने कुछ मेडिटेशन करना सीखा है? तो कहते मैं गुरु जी के चरणों में बैठता हूँ, दैट इज द मेडिटेशन। सो इस तरह का प्यारा सा एनवायरनमेंट, इतना खूबसूरत आनंदमय, उसका तो बयान बहुत मुश्किल है। और गुरु जी की छोटी छोटी इस तरह से मेरे पूरे टेन्योर में जब फिजिकल फॉर्म में गुरु जी प्रेजेंट थे, 3-4 बात से ज्यादा बात नहीं हुई। आई एम नॉट दैट लकी वन के जो गुरु जी के आसपास ही बैठते थे और बहुत बातें होती थी। सो जैसे फर्स्ट बात हुई जब हमने वो मंदिर के लिए बात करी, फिर उसके 2-3 महीने बाद एक बार गुरुजी ने बात करी और साथ में बोला जाते रख कल्याण किता, राइट। अगेन ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2004 जब प्लेटफॉर्म का सत्संग था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें गुरुजी ने फिर से ये बोला जा ऐश कर। Another opportunity was 28th of Jan 2006 गुड़गांव सत्संग, जब गुरु जी महाराज गुड़गांव सत्संग में आए, तो दैट इज व्हेन अगेन ही ब्लेस्ड। तो उनका इतना कह देना जा ऐश कर, वो सालों साल में वो चीज समझ में आती है, इतने सालों में। कुछ लोगों का शायद ये समझ में आती है ऐश करके बहुत सारा धन दौलत हो गया, बहुत सारा गाड़ियां होगी, बहुत सारे बंगले हो गए और ये ऐश हो गया। ऐश का गुरु जी का जो मतलब उन्होंने मुझे समझाया और लाइफ में
सी लाइफ में अपने हिसाब से कर्मों के हिसाब से ऊंच नीच का आना, अभी पीछे जैसे कोविड आया है, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऊंच नीच आई है, उनके बिजनेसेस ऊंचे नीचे गए हैं, कोई लव्स वन किसी के गए हैं, मतलब इसी तरह से उससे पहले भी जो है लाइफ तो रोलर कोस्टर की तरह चलती है, राइट। इसमें अपने हिसाब से अप्स एंड डाउन आना कर्मों का खेल है, उसके हिसाब से आते हैं। लेकिन जब गुरुजी के मुख से ये निकल गया जा ऐश कर, तो ये सब चीजें अपने हिसाब से आती और जाती रहती हैं। और गुरुजी हमारा मन इंटरनली बहुत शांत रखते हैं। तो उसको मैं अगर वर्ड ये यूज कर लूं, अगर शांति के पैरामीटर को 100 बोलूं तो 90% तक तो रखते ही रखते हैं। 10% कर्म भुगतवाने के लिए यदा कदा ऑन ऑफ हम कभी कभी थोड़े मोटे डिस्टर्ब होते हैं। तो जैसे गुरुजी का ये कहना था कि 90% का मैं थोड़े कर्म में ही कटा देना और 10% में भुगतवाना, तो वो उतनी सी परेशानी देगी, उतना सा पीस ऑफ माइंड हल्का सा डिस्टर्ब करके, लेकिन 90% पीस को मेंटेन करते हैं। तो ये वाला जो है प्रसाद गुरु जी का या ऐश कर, इट इज अमेजिंग। तो उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो बहुत सारे सत्संग है, मतलब वन आफ्टर द अदर। और एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिस समय गुरु जी ने उनको प्रार्थना करने के लिए हम लोग गए थे गुड़गांव सत्संग के लिए कि गुड़गांव आप अपने चरण डालें। तो गुड़गांव से कमांडर शर्मा थे, मैं था, कमांडर नागपाल, विंग कमांडर अरोरा, अरोरा शायद उस दिन में नागपाल जी थे। तो हमारा डे होता था फ्राइडे एंड इट वाज थर्सडे। माय मदर इन लॉ वो आए हुए थे, वो भी गए, माय आंटी। तो जब हम बैठे वहां सत्संग चल रहा था, शब्द कीर्तन चल रहे थे, और ऑल ऑफ ए सडन शब्द कीर्तन बंद हो गए। तो बस टेकन अबैक, ऐसे मैंने आंख खोल के देखा तो क्या देखते हैं कि गुरुजी महाराज अपने उस पे सिंहासन पे बैठे और गुरुजी समाधि में चले गए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे माथे पे ऐसे रख के। तो इट वाज ए ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे गुरुजी महाराज को उस पोस्चर में देख के, समाधि वाले। तो तब तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद पता लगा कि गुरुजी महाराज ने सचखंड का प्रसाद जो है वो अपने हाथों में प्रकट करा। तो वो सचखंड का प्रसाद जो है एक व्हाइट कलर का एक लड्डू था, बहुत बड़ा। तो उसके बाद उस दिन एम्पायर स्टेट में 300-400 के बीच में संगत होगी, जैम पैक था, नीचे भी ऊपर भी। तो सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि गुरुजी महाराज इसमें से वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देंगे। तो देखा एक लड्डू में से इतने सारे लोगों को कैसे मिल जाएगा। तो मजे की बात यह है कि जब लाइन लगा के हम सारे जा रहे थे, तो जितना प्रसाद मिला उसके बाद भी गुरुजी के हाथ में आधा लड्डू बचा हुआ था, जो किसी एक अंकल के लिए प्रोड्यूस करा था, और वो प्रसाद उन अंकल उनके साइड पे बैठे थे उनको दिया। और साथ में ये भी कहा कि आज आपका कल्याण करने के लिए मेरे को 400 और का कल्याण करना पड़ा। अब मैं ये बताता हूँ कि जो वो इतना सा हमें वो प्रसाद मिला, दिव्य प्रसाद, सचखंड का प्रसाद, उस दिन से पहले और उस दिन के बाद उतनी स्वादिष्ट चीज मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं खाई। वो इस तरह से जब नीचे जा रहा था तो इतने ज्यादा वो खुशबू थी इसमें, और इतना ज्यादा डिवाइन था कि उसको एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल ही नहीं। तो ये गुरु महाराज की बहुत कृपा रही कि उन्होंने ये हमें ब्लेस करा। सो हैप्पी अबाउट। देन कमिंग टू इट के जैसे बच्चे जाते हैं, मेरी बिटिया, तो सबका अपना अपना कनेक्शन है, 1:1 कनेक्शन। तो शुरू के दिनों में बिटिया को टाइम लगा कि कनेक्शन के लिए, या वो बताएं गुरुजी जैसे जैसे कनेक्ट करते हैं। तो शुरू में इसका ये होता था कि मेरे बारे में तो उसको हमेशा रहता था कि ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, और इसको तो ये कहीं जाके, पहले दिन तो शी गॉट शॉक्ड। उसको तो जब गई तो नजर ही नहीं आया, जब गुरुजी आए तो उसको लगा था शायद कोई स्थान है जहां माता टेकने जा रहे हैं, कोई फिजिकल फॉर्म में गुरु नहीं है। तो शी सेड आई एम शॉक्ड कि डैड आप ऐसी जगह जाओगे। एनीवे, उसके बाद वो मजबूरी में हमारे साथ आती थी, और मजबूरी में आती थी, और जैसे सत्संग हम करते हैं तो वहां पे भी उसको कोई ना कोई बैठ के सत्संग सुनाता था अपना, ऊपर एम्पायर स्टेट में।
एंड शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि गुरुजी ये क्यों मुझे सुनाते रहते हैं। फिर एक ने बोला कि ये गुरुजी जो है ना, ये आपके मन की सारी बातें जानते हैं, ये पूर्ण गुरु हैं, ठीक है। तो कहती गुरुजी अगर आप सारी बातें जानते हो मेरे मन की, तो आपको तो पता है कि आपके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या क्या बातें करती हूँ आपके बारे में। तो अगर आप वाकई जानते हो तो मेरे से कभी बात मत करना, क्योंकि बात करोगे तो आप सारी बातें वो बता दोगे जो मैं आपके बारे में सोचती हूँ, एंड आई विल बी एम्बेरस्ड। चलो जी, इसका ये फैसला हो गया, गुरुजी आप मेरे से बात कभी ना करना। अलग अलग तरह के भगत हैं, हमारे साथ इतना कुछ हो गया और उसका ये पीछे साइलेंटली ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। नेवरदीलेस जब गुरु ने अपनी चरण शरण में लेना होता है तो वो लेते हैं, तो वो उसको टाइम टू टाइम गुरुजी ने वो दिखाया बताया। तो उसमें ये एक बार तो ये था कि वो अपनी उसके ड्रीम में दिखाया कि वो ट्यूशन के लिए जा रही है, और ट्यूशन के लिए जा रही है तो देखती क्या है कि साइकिल पे जा रही है, तो उसके साथ साथ एक साइकिल पे ना राधर उसके शायद पीछे बैठे हुए गुरुजी, तो फटाफट वो उतरती साइकिल से और एक बस पकड़ती है। बस पकड़ती है तो जब तक वो आगे जाती है तो देखती है कि वो टिकट देने वाले कंडक्टर वो भी गुरुजी। अगेन भाग के उतर जाती कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, हर जगह आप मेरे साथ आ जाते हो। एंड देन पटक से एक ऑटो में बैठती है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, ट्यूशन जहां पढ़ने जाना था। और वहां जाके देखती है कि वो उनको पैसे देने लगती है ऑटो वाले भैया को। तो जब उन्होंने पीछे मुंह मोड़ा, अगेन गुरुजी। तो गुरुजी उसको बता रहे थे कि तू कुछ भी कह, अगर मैं तेरी जिंदगी में आ गया हूं तो आ गया हूं। उसके बाद टाइम टू टाइम गुरुजी ने उसको बहुत तरह से अलग अलग तरह से उसके क्वेश्चंस का आंसर करा। बड़े मंदिर में बैठ के बहुत सारे उसके डाउट्स जो है उसके मन में आते थे, किसी शब्द कीर्तन के थ्रू से या कभी टेलीपैथी से। गुरुजी फिजिकली अवेलेबल थे लेकिन 1:1 बात नहीं होती थी, लेकिन उसको बता के उसके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे। दैट एक्सटेंट कि जब गुरुजी महाराज ने गुड़गांव आना था 2006 में, तो उस समय इस बिटिया का एक स्कूल का एक फंक्शन था, फेयरवेल फंक्शन जो हाई क्लास का होता है, ये शायद 11th में थे वो 12th का था, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी परफॉर्मेंस थी स्टेज पे। तो हमारे साथ बातचीत हुई कि चलो एक परफॉर्मेंस कर लेना, उसके बाद माथा टेकने के लिए गुरुजी के पास आ जाना, ले आएंगे आपको। तो इट हैपन लाइक दैट कि मैं उस फंक्शन से इसको लेने नहीं जा पाया, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और जब अगले दिन बातचीत हो रही थी, माय वाइफ वाज सेइंग कि कितनी दूर दूर से आके लोगों ने माथा टेके और आप अपनी बेटी को नहीं लेके आए। तो देन शी केम और कहती कि आप आपस में मत झगड़ो। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मेरे को नहीं आना आज, मेरे फंक्शन है, लेट मी एंजॉय दिस, ठीक है, कल आऊंगी और कल आपसे मिलूंगी। बात खत्म होगी। एंड इसी रात, जिस रात गुरुजी महाराज गुड़गांव आए थे 28 जनवरी 2006 को। अब इससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये दे देता हूँ रेफरेंस के, गुरुजी महाराज के पास जाने के बाद हमारा न्यू ईयर जो है वो कभी भी कहीं और नहीं गुजरा। न्यू ईयर हमारा बड़े मंदिर में होता था, और जिसको कहते हैं ना रसिक बैरागी गुरु, रसिक और बैरागी, वो अपने जो डिवोटीज हैं उनको टोटल बैराग की तरफ नहीं भेजते और टोटल रसों कसों में नहीं छोड़ते। और कभी गुरुजी ने ये मना नहीं करा कि ये मत करो, ये करो, राइट। बट अ फेयर बैलेंस बिटवीन लाइफ विच इज जो रस वाली लाइफ है और जो बैराग वाली लाइफ है, दोनों के बीच में बैलेंस। तो जब बड़े फंक्शन होते थे बड़े मंदिर में तो शब्द कीर्तन भी चलते थे, और जब वो खत्म हो जाते थे शब्द कीर्तन तो उसके बाद डांस नंबर भी चलते थे, पंजाबी नंबर भी चलते थे, और पूरा माहौल होता था न्यू ईयर वाला। तो ऐसे में गुरुजी कभी कभी आज्ञा देते थे तो पूरी संगत डांस करती थी। तो माई डॉटर वाज ऐसे ही मन ही मन सोचती थी कि गुरुजी देखो कितनी भोली वाली संगत है आपकी, आप एक इशारा करते हो और सब डांस करना शुरू कर देते हैं, और जिनको डांस नहीं भी करना आता वो जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही उसके मन में आया कि गुरुजी आप भी तो कभी डांस कर लिया करो ना, आपका मन नहीं करता।
तो ये जो 28 वाली रात है 2006, 28 जनवरी, जब गुरुजी गुड़गांव आए, तो इस रात को इसको एक ड्रीम आता है जिसमें गुरुजी महाराज गुजराती ड्रेस में इसके ड्रीम में आए, 4 डांडिया लेके, और गुरुजी की हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट कम थी। ये गुरुजी ने अपनी हाइट इसके बराबर करी और ऐसी बात तब भी नहीं करी, इशारा करा, 2 डांडिया की स्टिक कहती मुझे पकड़ा दी और मेरे साथ खूब आधा घंटा डांस करा डांडिया। कहती खत्म हो गया। जब भी हमारे साथ ये शेयर कर रही थी सपना कि ऐसे ऐसे करके ये मुझे ड्रीम आया, तो कहती मैंने गुरुजी से ये बोला था कि ऐसे ऐसे करके आप संगत को बोलते हो तो आपका मन नहीं करता। तो गुरुजी ने मेरी वो वाली जो है वो इच्छा जो है वो पूरा करा उसको। पर मुझे ये समझ नहीं आई कि गुरुजी आप ये गुजराती ड्रेस में क्या करने आ गए? मैं पंजाबी, तुसी पंजाबी, तो कोई भंगड़ा शंगड़ा करने आते, आप इस तरह से आप उसमें आए गुजराती ड्रेस में। एनीवे, हर उनके उसका मतलब कई बार 10-10 साल बाद पता लगता है, किसी को 20 साल बाद पता लगता है। तो वो एक अलग कॉन्टेस्ट है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा 2 मिनट में। कमिंग बैक टू द प्रीवियस वन, जब इसने बोला कि गुरुजी मैं आपसे मिलने अगले दिन आऊंगी। अब अगले दिन ये भूल गई, इसलिए भूल गई कि गुरुजी महाराज के दरबार में कभी जैसे संगत होती थी और वो कोई शादी है तो गुरुजी को वो कार्ड सबसे पहले गुरुजी को देते थे, एंड इन टर्न गुरुजी कुछ डिवोटीज को भेज देते थे उनमें से कि इस शादी को आप अटेंड कर रहे हैं। तो वी वर लकी एनफ के हमें कई बार कार्ड मिल जाता था ऐसे, और हमें पता नहीं होता था किसके यहाँ शादी है, कौन फादर है, कौन लड़की है। बस गुरुजी की तरफ से जा रहे हैं तो जा रहे हैं, और वहां जाके भी इस तरह से वो मिलते थे, इस कोई हमें अजनबी नहीं लगता था कि जैसे वो मतलब गुरुजी की संगत आई है तो इतना मतलब सिर आंखों पे बिठाना, तो इस तरह का एनवायरमेंट रहता था। तो इस दिन भी हमारे पास एक शादी का कार्ड था, तो हम लोग सब उस शादी में चले गए। एंड बिटिया मेरी भूल गई कि मैंने गुरुजी से प्रॉमिस क्या करा। और वहां पे जब शादी में एंजॉय कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ ए सडन ये क्या देखती है, टू द मेन एंट्रेंस से गुरुजी एंटर हो रहे, एंड शी वाज शॉक्ड। कहती इतना शर्मिंदा हुई, मैं इतना शर्मिंदा हुई कि ये है कौन कि मेरे सपने में आके मेरे, कहते मैं स्कूटर पे भी तेरे साथ हूँ, साइकिल पे भी हूँ, बस में भी हूँ, ऑटो में भी हूँ, राइट, और मैं इनके पास नहीं जा पा रही। अगले दिन के लिए प्रॉमिस करा मैं आऊंगी, मैं नहीं गई। तो ये गुरुजी महाराज भगत की अपने की वो प्रॉमिस नहीं टूट जाए, उसके लिए यहां दर्शन देने आ गए। सो दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ दैट डे। और कहती मैं इतना शर्मिंदा हुई उस दिन, और गुरुजी के चरणों में माथा टेका जब गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया। और उस दिन के बाद जब नेक्स्ट डे जब अपॉर्चुनिटी थी और एम्पायर स्टेट में गई, तो कहती कि मैंने गुरुजी के स्पोर्ट्स शू डाले होते, साइड टेबल पे बैठे हुए थे, तो अपना सर जो है उनके कदमों में रख दिया। और तब उसके बाद इसने हमें बताया कई साल बाद कि मैंने कितने साल जैसे गुरुजी के पास जाते रहे आप लोग, तो मैंने उनके चरणों में माथा नहीं टेका। मुझे ये होता था कि मैं अपने माता पिता के यहाँ माथा नहीं टेकती, लड़कियां नहीं टेकती, तो मैं तो किसी और के माथा टेकूंगी। तो कहती कि जब मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, उनके स्पोर्ट शूज ऐसे हाथ में रख के, तो कहते मेरा दिल एकदम से नीचे बैठ गया। मैंने क्या मांग लिया गुरुजी से कि गुरुजी आप मेरे से कभी बात नहीं करना, अब तो गुरुजी मेरे से कभी बात नहीं करेंगे। ऐसे कह के जब उठ के खड़ी हुई, तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब गुरुजी ने इसके साथ बात करी। गुरुजी ने बोला की कर दिए, पढ़ दिया, केडी क्लास पढ़ दिए, +1 या +2 जाना है, समथिंग लाइक दैट। तो गुरुजी ने बस स्माइल सी करके कहा छोटी है नहीं तो ब्याह देंदे। तो सभी संगत हंस पड़ी, और इसको तो इतनी खुशी इस बात की थी कि गुरुजी ने मेरे साथ बात कर ली। तो कहाँ ऐसे वाला कनेक्शन, तो कनेक्शन देना वो गुरुजी का काम है। कब देना है, कब बख्शना है, कब जोड़ना है, वो उनकी कृपा के बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम अपना सरेंडर कर पाए,
लगातार इतने साल जानने के बाद भी जब गुरु ने चाहा तब वो सरेंडर भी हुआ, गुरु जी ने अपने श्री चरणों में भी लगाया, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद उसका कनेक्शन जो है अलग ही लेवल का है, ऑल टुगेदर। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है कि उनकी ब्लेसिंग से वो एविएशन में है, शी इज पायलट ऑफ एयरबस। और गुरुजी का फिजिकल काम जब उन्होंने छोड़ना था, तो उससे हमारी जो है वो लास्ट कम्युनिकेशन था जब गुरुजी से मैंने पूछा था कि इसको पायलट बना दें, एंड ही परमिटेड। तो उनकी उस परमिशन से ही जो है हमारे अगले 5 साल इतने आसानी से निकल गए, क्योंकि पायलट तो 1 साल में इसका सीपीएल कंप्लीट हो गया था, 1-1.5 साल में, लेकिन उसके बाद 5-7 साल रिसेशन इतना तगड़ा था कि जॉब नहीं थी। अब जब जॉब नहीं थी तो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में थे, तो वो कितना पीसफुली निकला वो, और उस पूरे ड्यूरेशन में गुरुजी ने इसको कैसे कैसे अपलिफ्ट करा, क्या क्या जिंदगी के बारे में सिखाया कि जब जॉब नहीं है। और ये तो पता ही था कि अगर गुरुजी ने बोला है तो जॉब तो, अगर उन्होंने एविएशन के लिए ब्लेस करा है तो आएगी। तो इसी में एक बार एक सत्संग था कि सदा मासूम, तो सदा आंटी को एक बार उनका कॉल आया सवेरे सवेरे मेरे पास कि अंकल मुझे एक रात सपना आया है, तो इफ यू परमिट तो मैं शेयर करूं। मैं कहा यस आंटी करो, कोई बात। तो कह रही कि ऐसे ऐसे करके किसी जगह पे हैं हम लोग और गुरुजी महाराज हैं, और जैसे शॉवल से जिससे कोयला डालते हैं इसमें इंजन में, जो कोयले वाला इंजन होता है, तो ऐसे शॉवल से वो कोयले की जगह बहुत सारे वो पड़े हुए हैं रोजेस, और एक शॉवल पड़ा हुआ है, और गुरुजी ऐसे करके कह रहे कि इसको फटाफट डाल फटाफट डाल। कहती कहाँ डाल रही? मैं नीचे डाल रही हूँ। तो वो कहती नीचे डाल रही हूँ, मैं अपनी संगत पे ये फुल्ला की वर्षा कर दी, फटाफट डाल। तो उसने पूछा कि गुरुजी हम किसमें है ये कौन सी चीज है ये? गुरुजी कहते कमली ये जेट प्लेन है, ये जेट प्लेन है, तू फटाफट इतने पा एक दरवाजे तो वो रोजेस पेटल्स। तो देन गुरुजी टोल्ड हर कि तेन पता है कि ये जेट प्लेन कौन उड़ा रहा है? तो हमारी संगत में एक सीनियर पायलट आंटी है, मनप्रीत आंटी, तो उनको पायलट आंटी के नाम से जानते हैं हम सब। जब हम भी गए थे तो पायलट आंटी के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। तो कहते उन्होंने बोला मनप्रीत आंटी? कहते नहीं कमली है, ये अपने पुष्करना अंकल की बेटी चला रही है। सो तो इतना सुनते ही मतलब जॉब आए नहीं आए, इससे बड़ी तो जॉब कोई है ही नहीं है। क्योंकि मेरी बिटिया की ये तमन्ना हो गई थी उसके बाद, जब उसका कनेक्शन परफेक्ट हो गया गुरुजी के साथ, उसकी तमन्ना थी कि गुरुजी मैं जब फ्लाई करूं तो आपका जेट फ्लाई करूं। तो जॉब लगने से पहले ही गुरुजी ने अपने जेट, जिसमें कि गुरुजी महाराज विराजमान है और ये बता रहे हैं कि इस जेट को जैस्मिन फ्लाई कर रही है, सो दैट इज गुरुजी महाराज। एंड कमिंग बैक टू दैट सत्संग ऑफ कि जो इसके साथ आके डांस करा गुजराती ड्रेस में, राइट। और एक बार इसको जैसे बोला कि छोटी है नहीं थे ब्याह देंदे। जब गुरुजी के महाराज से ये वाले उसमें से वचन निकले, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए फादर मेरी तो चिंता टोटल खत्म। मैंने कभी इसकी शादी के बारे में कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रपोजल नहीं देखी, नथिंग। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा से ये 10 साल बाद हमें 2006 और 2017 16-17 जब वो सामने आता है प्रपोजल, तो दैट वाज फ्रॉम गुजरात। तो मतलब गुजरात को तो 10 साल पहले ब्लेस कर गए। तो जब प्रपोजल आया तो हमें उसके बारे में कोई उसको लंबी चौड़ी रिव्यू नहीं देनी पड़ी, लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करनी पड़ी, राइट। क्लियर, गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी ब्लेस करा हुआ है। तो दिस इज गुरुजी महाराज, उनका तो अपरंपार बयान से बाहर। तो ये चीजें तो कई बार लगता है कि जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो बात हो जाती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं पूरे 3 साल के ड्यूरेशन में हार्डली मेरी 4 बार भी बात नहीं हुई होगी, बट नेवरदलेस
वो एक अलग ही नजारा होता था जब गुरु जी महाराज के दर्शन हो रहे होते थे। तो आज भी जो संगत है वो टू वे कम्युनिकेशन रहता है उनके साथ। और कभी कभी तो आई स्टिल रिमेम्बर के हमारे कॉम्प्लेक्स में एक जैन अंकल 2006 से गुरु जी को जान, क्योंकि हमारे सत्संग हुआ जब हम इस सोसाइटी में आए तो उनको भी बुलाया, एंड ही वाज नोइंग अबाउट गुरु जी सिंस दैट डे। लेकिन जो गुरु जी के पास जाना हुआ उनका वो रफली 11 साल बाद 2017 में। अब जब तक वो नहीं चाहे तो द्वार वो वाला उनकी थ्रेशोल्ड पार नहीं करी जा सकती। तो ऐसे ही एक दिन मेरे पास जैन अंकल का कॉल आता है कि कहते कि मैंने रात को एक सपना देखा कि मैंने एक ऐसी जगह देखी है कि जहां लाखों की संख्या में लोग हैं और उसमें से एक महापुरुष निकल के आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और इससे पहले कि मैं उनको देख पाऊं वो चले जाते हैं। तो मैंने पूछा, जैन साहब आप मुझे सुबह सुबह ये वाला सपना क्यों सुना रहे हो? मतलब आई एम नॉट कोरिलेटिंग। कह रहे उस पूरी भीड़ में मैंने किसी को नहीं देखा, वो कोई मेरा जानकार नहीं है, मेरी फैमिली से नहीं है और दोस्तों से नहीं है, एक्सटेंडेड फ्रेंड से नहीं है, पर कहते मैंने उस गैदरिंग में आपको देखा। तो मैंने कहा फिर तो आपको क्लियर है, आपको पता है मैं कहाँ जाता हूँ? कहते इसलिए कॉल करा, मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो वो दिन से जब वो गुरुजी के पास जाना शुरू हुए तो उसके बाद उनका जो है कनेक्शन गुरुजी के साथ अलग ही लेवल का, टू वे इंटरेक्शन। गुरुजी उनके सपने में आना, उनको डायरेक्शन देना, किस दिन सत्संग करना है घर पे, कौन से कलर के फूल लगेंगे, टू दैट एक्सटेंट इतनी डिटेलिंग के शब्द कौन सा चलेगा। तो कह रहे वो वाला शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था और सवेरे उठ के इंटरनेट पे खोजा तो मिल गया। सो इतनी ज्यादा डिटेलिंग और टू वे इंटरेक्शन। तो ये गॉड तो हमारी सबकी जिंदगी में, जो भी हम लोग रिलीजियस हैं तो वो रहा है, गुरुद्वारे जाने वाले गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद मंदिर जाने वाले मंदिर जाते हैं, चर्च जाने वाले चर्च जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हम अपनी तरफ से प्रार्थना कराते हैं। एक तो हम टाइम जितना रिचुअल के हिसाब से, कोई 5 मिनट लगाता है, कोई 10 लगाता है, कोई उतने में हमारा काम हो जाता है कि इस बार मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए या चर्च जाए। लेकिन जो जो इंटरेक्शन टू वे रहता है वो गुरुजी के एक साथ एक बहुत ही एक यूनिक वो है कि महाराज जो है टू वे कनेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन, ये बहुत ही एक अमेजिंग है। बहुत ही ब्रीफ में मैं एक सत्संग से लास्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो ये लगना कि जो फिजिकल फॉर्म में है तभी है। तो एक मैंने जैन अंकल का बताया आपको, एक हमारे घर से हमारी मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी बेटी दिव्यानी, उसका मैं सत्संग आपको ब्रीफ में सुनाता हूँ। ये बिटिया हमारे पास 2012 में गुड़गांव आई थी 1 साल पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए IIT की। और तब भी इसका गुरुजी के साथ, गुरुजी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके थे, इसका इंटरेक्शन होता था। तो ये जरूरी नहीं फैमिली में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे छोटा परिवार में जो मेंबर है उसका शायद हाईएस्ट कनेक्शन हो, पिछले कई जन्मों का रिश्ता होता है। तो गुरुजी ने उसके साथ बोला कि वो तू जा रही है ना वहां पे, तो तेरा रिजल्ट जो भी आए मेरे से नाराज ना होना। आ गई यहाँ पे, 1 साल पढ़ाई करी, बट जिस समय रिजल्ट था वो अब तो दिमाग नहीं था। तो बच्चा है, उसके बाद वो नाराज भी हुआ, आंख बंद करे तो गुरुजी आ जाए, उठ के बैठ जाए। पूरी रात जागती रही क्योंकि मैं नाराज हूं गुरुजी से, गुरुजी आ जाते हैं और मैंने तो बात ही नहीं करनी आपके साथ, आपके लिए क्या छोटी सी बात थी IIT में एडमिशन कराना। तो उसकी एडमिशन जाके बठिंडा में हुई सिविल इंजीनियरिंग में, और जब उसका 4 सेमेस्टर खत्म हो गए, 5वें सेमेस्टर में वो पढ़ रही थी, तो उस समय गुरुजी ने अगेन उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करा और उसको बोला कि तू छड़ दे, अच्छे नहीं पढ़ना। गुरुजी 5वां सेमेस्टर आ गया, 3 सेमेस्टर में और मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, इतने नहीं पढ़ना, फीस ना भरना, पैसे खराब करोगे। एनीवे शी केम बैक, घर पे आई तो उसने अपने फादर से पूछा, मेरे छोटे ब्रदर से, उसने थोड़ा सा डिफरेंटली पूछा, कहती कि पापा अगर आपको कोई बोले कि आप अपना बिजनेस जो कर रहे हो इसको छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे? ही सेड कि हाँ छोड़ दूंगा, ये डिपेंड करता है कि कौन कहेगा, किसके कहने पे। कहती अगर गुरुजी आपको कहे कि अपना बिजनेस छोड़ दो तो कहते फिर तो सोचने वाली बात ही कोई नहीं, छोड़ दूंगा।
तो कहती मुझे गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये छड़ दे, इतने नहीं पढ़ना। तो कहते छोड़ दे फिर। अब छोड़ दिया। एंड देन फर्दर बात हो रही है कि करना की है। अगेन गुरुजी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है एंड सो मच टू वे कम्युनिकेशन, सो मच सो फाइन डिटेलिंग कि गुरुजी महाराज ने उसको यूनिवर्सिटी का नाम बताया, शेफील्ड यूनिवर्सिटी यूके। तो उत्थे पढ़ना है, अप्लाई करना शुरू करो। किस कोर्स में एडमिशन लेनी है? स्ट्रक्चरल का जो है एमटेक करना है 5 साल का, अप्लाई करना शुरू करो। अप्लाई करना शुरू हुआ, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेस थे। तो ये सत्संग पूरा 2 से 3 महीने तक चला। जैसे गुरु महाराज की आज्ञा वैसे वो अपने हिसाब से करते रहते थे वो एक्शन। एंड वन फाइन डे वाइस चांसलर का इनके पास कॉल आता है कि आपके इतने फॉलोअप्स के बाद हमने इसको केस को हमने कमेटी बैठाई थी, बट वी केम टू नो कि इस बच्चे के तो मार्क्स ही पूरे नहीं है, इसके तो 70% मार्क्स है और हमारा 80% कट ऑफ है, तो सॉरी ये इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा एंड इसके बाद फॉलोअप मत करिए। अगेन बिटवीन गुरुजी एंड संगत एंड ये सब पिंग पोंग चलता रहा। एंड आफ्टर अनदर वीक और 2 वीक्स अगेन गॉट ए कॉल कि इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के लिए हमने कट ऑफ रिड्यूस करके 70% कर दिए एंड इसका एडमिशन हो गया है, कल आपको मेल आ जाएगा। दिस इज गुरुजी महाराज। कहां पे गए हैं गुरुजी? और गुरुजी से हम क्या मांगते हैं, गुरुजी ने क्या देना है? हम साइकिल मांगते हैं, गुरुजी ने गाड़ी देनी है। हम आज मांगते हैं, गुरुजी ने 4 दिन बाद देनी है, अगले साल देनी है। सो टाइमिंग गुरुजी का, जो भी वो टाइमिंग उचित समझे, क्या देना है जो उचित समझे, क्या हमारे लिए अच्छा है, जो हमें नहीं दे रहे वो भी। सो दिस इज ऑल गुरुजी महाराज ग्रेस। सो ये तो सत्संग तो ऐसे है कि ये कंटिन्यूस चलता रहे तो फॉर आवर्स टुगेदर वी कैन टॉक। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सो कंप्लीटेड 1 आवर, तो आई बी समिंग दिस अप। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शब्द बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, वो है कि सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है। देयर इज ए प्री कंडीशन। सतगुरु का दयाल होना प्री कंडीशन है। अगर सतगुरु दयाल नहीं हुए तो हमारी श्रद्धा सतगुरु में पूरी हो ही नहीं सकती। हम जितना भी मैं 100 बार बोलूं, कोई और मुझे बोले, राइट, हम एक दूसरे को समझाते रहें कि सरेंडर करो, सरेंडर करना चाहिए, श्रद्धा रखो, आप श्रद्धा रखें, नन ऑफ अवर बिजनेस। एक ही चीज है, अगर हम में से किसी की श्रद्धा है तो वो हमारी नहीं है, वो हमारे गुरु की दी हुई वो प्रसाद है, वो बख्शीश है जो हमारे गुरु ने हमें वो प्रसाद दिया है। तो ये जो सतगुरु होए दयाल, ये प्री कंडीशन है। ता श्रद्धा पूरी है। सतगुरु होए दयाल ता कदे ना चोरी है। अगर जैसे मैंने बताया कि वो जा ऐश कर, लाइफ में सब ऊंच नीच अपनी जगह चलते रहते, और आप अगर उसमें से 90% भी पीस में, मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई वाज 100% पीसफुल थ्रू आउट ऑफ ऑल दोज ईयर्स। वो जितना कर्मों के हिसाब से हमें वो प्रसाद, वो भी प्रसाद है जो 10% मिलता है। तो जब सतगुरु दयाल हो जाते हैं, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना मानिए, ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए। सो सारे में सतगुरु होए दयाल इज द प्री कंडीशन। तो वो जब भी वो दयाल हो जाते हैं, हम पे कृपा करते हैं, तो हम ये सब जो भी प्रसाद एक एक करके, श्रद्धा उनमें पूरी होती है, दुख सुख इकट्ठे निकाल देते हैं। उस केस में वो रसिक वैरागी भी बना देते हैं। हर रंग मानिए, रसिक भी रहते हैं और बैराग में भी रहते हैं, राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो एक और जो सुंदर है कि हम लोगों का सदगुरु होए दयाल, वो तो करते हैं हमारे ऊपर कृपा। तो एक आता है, तेरा कीता जातो ना ही मैनू जोग की तोई।
हमें इतना योग्य कर दिया उन्होंने। हम में से सारे ही देख ले, जब गुरु जी के पास आए थे और आज की तारीख में हम इवेल्युएट करें, चाहे कोई 2 दिन पहले आया है, चाहे कोई 2 साल पहले आया है, चाहे कोई 20 साल पहले आया है, जहां से आए थे और जहां आज खड़े हैं, वो हमें योग्य बनाया ही बनाया उन्होंने। अलग अलग को अलग अलग एरिया में योग्य बनाया, अलग अलग चीजों से उन्होंने नवाजा है। तो हम तो फिर वही है कि वो गंदी नाली के कीड़े हैं, वापस उसी गंदगी में जाते हैं, भूल जाते हैं, शुक्र करना भी भूल जाते हैं। तो बस यही कहते हुए मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। इसी तरह सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। थैंक यू। जय गुरु जी।